एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर 3 में आ गए। सबसे पहला लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, वहां पर हम लोगों ने बात किया था किसकी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, और पूरा डिटेल डिस्कशन किया था हम लोगों ने। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बेटे बफर सोल्यूशन की बात की, बफर एफिशिएंसी या बफर कैपेसिटी की बात की, राइट। और बहुत तगड़े से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा और बहुत इंजॉय किया। अब जो आज का लेक्चर है बेटा, आज हम लोग बफर जो हमने लास्ट क्लास में किया था उस पर बेस्ड और कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और इसके बाद जो आगे आने वाले सेशंस हैं बेटे, बहुत अल्टीमेट गर्दा सेशन आने वाले हैं, है ना, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह की बात करेंगे और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबको मिला मिला के एकदम एडवांस में जिस तरह के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े उसके पहले स्वैग से स्वागत है बेटा आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी, या जिसको आप बफर एफिशिएंसी भी बोलते हो। तो आप याद करो बेटा, हमने बफर की पूरे फॉर्म बताए थे, मोनोवैलेंट, मल्टीवैलेंट, है ना। और उसके बाद फिर बफर कैपेसिटी क्या होता है, उसका पूरा फील हम लोगों ने देखा था, क्या होता है क्या नहीं होता है। और उसका फॉर्मूला फिर हमने बफर कैपेसिटी का देखा था, क्या था, है ना, डेल्टा वी या डेल्टा पी, डेल्टा बी बाय, है ना, डेल्टा पी एच था, या उसको हम, है ना, डी बी बाय डी पी एच भी बोल सकते हैं, है ना। लाइक अगर हम पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो, कैलकुलस के फॉर्मेट में बात करें तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। बफर कैपेसिटी का वो फॉर्मूला वगैरह हम लोगों ने सब देखा था, 2.303 AC बाय A प्लस C, है ना, वो सारी फॉर्मेट देखे थे। आज उसी पर बेस्ड हम लोग बहुत अच्छी बात करेंगे, बहुत मस्त मस्त जबरदस्त चीज़ें करने वाले हैं। तो एकदम पेन पेपर लेके बैठ जाओ बेटे और लग जाओ और इन्जॉय करो इस सेशन को। और बफर कैपेसिटी का डर या बफर सोल्यूशन का डर दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। और आगे आने वाले सेशंस में भी इन सब कॉन्सेप्ट्स का मिक्सर यूज होने वाला है, जबरदस्त तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो इन्जॉय करो सेशंस को। और बेटा कमेंट जरूर किया करो, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। कमेंट, लाइक, है ना, और शेयर, सब्सक्राइब, ये सब जरूर किया करो। और कमेंट तो आप जरूर करें, है ना, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन बफर सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी 1। क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए जरा, है ना। सारी चीजें आप देखो, पढ़ के इसको देख लो एक बार फटाफट, देखो ये सारे के सारे, है ना, इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो सारी चीज देखनी है। तो जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो उसी पर बेस्ट फटाक से आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम आपको बेटा क्या क्या बताया था, जरा आप ध्यान दें और जरा गौर फरमाएं। हमने बताया था ना कि बेटा जो बफर कैपेसिटी होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पर बफर कैपेसिटी को बीटा बोला है, चलो बीटा बोल लेते हैं, बीटा 5 जो भी बोलना बोल। मैंने आपको बोला था क्या, डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच, है ना, बेस डाला था। यहां पर एसिड भी हो सकता था, वो डिपेंड कि आप क्या डाल रहे हो। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि बेटा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस बाय डी पी एच, बोलो बेटे, है ना। अब अगर हम इसमें ऊपर नीचे माइनस भी लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटे? मैथमेटिकली अगर आप चेक करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटे? आप बताओ मुझे, नहीं पड़ेगा, ये भी सही। फिर हमने कहा था कि बेस्ट बफर कब बनता है, या मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होता है, मैक्सिमम बीटा कब होता है, जब पीएच इक्वल्स टू क्या हो जाए, हमने प्रूव भी किया था, पीके हो जाए, या फिर पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी हो जाए। याद करें आप, हमने कहा था कि बफर रेंज क्या होता है ना, मोस्ट इफेक्टिव बफर रेंज क्या होता है, तो आपको पता है वो क्या था बेटा, है ना। अगर आप पीएच के रिस्पेक्ट में बात करो तो बफर रेंज क्या था, PKA प्लस -1। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि नहीं की थी बेटे? तो देखो आप देखो, पहला ऑप्शन भी सही है आपका, सेकंड ऑप्शन भी सही है, बीटा इज मैक्सिमम फॉर एन एसिडिक बफर व्हेन pH इज PKA, राइट, ये भी सही है। एंड इफ pH इक्वल्स टू PKA प्लस 1 देन इट इज मोस्ट इफेक्टिव रेंज फॉर ए बफर। बताओ बेटा, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या सही है आपका? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस। बताओ बेटा, पहला क्वेश्चन समझ आए? तो देखो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में शेयर की थी, पूरा डिटेल में समझाया था कि नहीं समझाया था, तो देखो फटाक से आपके सामने उस पर बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। तो इसका आंसर जो है आप देख सकते हो, ABCD सारे के सारे आंसर्स हैं इसमें, सारे ऑप्शंस हैं इसमें। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन बफर सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी 2। बहुत प्यारा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आराम से करेंगे इसको। थोड़ा सा एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूं बेटा, है ना, और थोड़ा सा आप इसको एक बार अच्छे से रीड करने की कोशिश करें। ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, है ना, अच्छे से रीड करो इसको, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
चलिए, आई होप आपने रीड कर लिया होगा। अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो है क्या बेटा, देखो यहाँ पर डेल वी एम ओ एच, मतलब एम ओ एच मतलब बेस और बाय पी एच। हमने कहा था ना कि ऊपर में जो आप डेल बी लेते हो, ये यहाँ पर मोल भी ले सकते हो और वॉल्यूम भी ले सकते हो। मैंने आपको बोला भी था कि आप डेल वी भी ले सकते हो, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो, आप याद करो। तो जैसे कि बफर कैपेसिटी बेटा क्या होता है, बीटा, अगर हम बोले बीटा, तो बीटा क्या होता है आपका। अब यहाँ पर डेल की जगह उन्होंने डेवर बोल दिया, तो डेवर बोलो, डिफरेंशिएशन नहीं भी होता, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आपको पता ही होगा। तो इसमें डेवर बी बाय डेवर पी एच, याद करो ये लिखा था। बी क्या था, मोल था किसका, बेस का, ठीक है। हमने कहा था कि मोल की जगह वॉल्यूम भी ले सकते हो, डेल वी बाय डेल पी एच। और ये किसका वॉल्यूम है, बेस का वॉल्यूम है, तो क्या इसको आप ऐसे भी सकते हो, डेल बेस, इन्होंने यहाँ पर डेल वी एम ओ एच लिया है, बेस बाय डेल पी एच। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बफर कैपेसिटी, दिस इज बफर कैपेसिटी। इतनी बात तो आपको क्लियरली एकदम समझ में आती होगी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास है क्या बेटा, एक सिस्टम है, आपके पास एक सिस्टम है। जरा बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से समझे बेटे इस बात को। आपके पास एक सिस्टम है बेटे, इस सिस्टम के अंदर देखो एक एच ए है, ठीक है, और दूसरा बेटे इसके अंदर क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है ना। जो एच ए है आपका कितना है, 25 ml, 0.1 m, ओके। बहुत अच्छी बात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। चूंकि इसके पास एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। कहीं समझ रहे हो बेटे, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। बढ़िया, एकदम प्यार से मस्त तरीके से समझने की कोशिश करें। विथ 0.1 m स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन, देन मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। तो देखो क्या है, आपके पास जो बेस है, यहाँ पर बेस है, सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस कौन सा, MOH है, बताया गया है आपको। वो कितना है जरा देखो आप, 0.1 m है, 0.1 m है। बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, ml में जो भी है। चूंकि इसके पास एक ही OH है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 होगा। अब बेटा जब ये दोनों कंप्लीट लिया, अब देखो, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। When a weak acid is titrated against a strong base, the pH of solution keeps on changing। मतलब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस अपने डाला है, इसको वीक एसिड में, ये ठीक है, ओके। चेंजिंग विद अमाउंट ऑफ बेस एडेड इन द टाइट्रेशन इज ए फॉर्मेशन ऑफ बफर ऑल्सो इफ द बफर कैपेसिटी, देखो मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, हियर डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ बेस ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एडेड पर यूनिट चेंज इन पीएच। इन्होंने बता भी दिया कि बफर कैपेसिटी को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, और ये मैं आपको लेक्चर में भी डिटेल थ्योरी में भी समझा चुका हूँ। इज प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ बेस, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ बेस आप ले रहे हो इधर साइड, ठीक है, और एसिड बेस का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा कर्व सही है, राइट। चलो तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, ह्यूज्ड इक्विवेलेंट, या चूंकि वॉल्यूम ml में है तो आप मिली इक्विवेलेंट कह सकते हो। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HA इज इक्वल टू बेटा क्या होगा यहाँ पर, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MOH। कोई दिक्कत नहीं। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला की बात अगर हम करें, है ना, मोलैरिटी के फॉर्म में, तो आपको याद होगा हमने मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोलैरिटी के फॉर्म में होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। अब HA की मिली इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो आप, किसका, HA का निकालना चाहते हो बेटे। तो अगर हम HA का मिली इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो उसका मोलैरिटी कितना, 0.1 है, आप चेक करो यहाँ पर, देखो 0.1 है, राइट। उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 है। उसका वॉल्यूम कितना, 25 है, चलिए 25 है, इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MOH। अब इसका मोलैरिटी 0.1 दिया हुआ है, ये देखिए भाई, बहुत सही। वैलेंसी फैक्टर इसका 1 है, क्योंकि इसके पास एक ही OH रिप्लेसेबल है, 1 है, इंटू इट्स वॉल्यूम इन ml, सो वॉल्यूम ऑफ MOH है ये। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो आपका कितना हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो 0.1 कैंसिल हो गया, यस। सो वॉल्यूम ऑफ MOH कितना आ गया आपका, जरा देखो यहाँ से, समझ रहे हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है बेटा, आराम से देखिए, एकदम मस्त गौर फरमाएं। MOH कितना आ गया बेटे, देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ MOH आपका 25 ml आ गया। इसका मतलब कि जब ये कंप्लीट दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उस टाइम पे वॉल्यूम इसका कितना रिक्वायर्ड होगा, 25 ml। और जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा बेटे, तो बफर बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए एसिड चाहिए ना। अब एसिड ही खत्म तो बफर कहां बचेगा, इसका मतलब उसका बफर कैपेसिटी 0 हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। भाई देखो, जब ये एसिड बेस आपस में पूरा का पूरा रिएक्ट कर गए बेटे, देखो 25 ml था, 0.1 m था। अब आपने बेस डाला 0.1 का बेस। अब हमने देखा कि इस पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए बेस का, पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर एसिड खत्म बेटे, तो बफर के लिए क्या चाहिए होता है, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए होता है। और जब एसिड ही खत्म तो बफर खत्म, यानी उसका रेजिस्टेंस खत्म, यानी उसकी बफर कैपेसिटी 0 हो गई। अब वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा पीएच चेंज को। इसका मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर जो आपका बफर कैपेसिटी बीटा होगा, दैट विल बी 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बेटा बफर के लिए आपको क्या चाहिए, HA प्लस A- चाहिए। और जब ये 0 हो गया बेटा आपका, तो बफर तो बचा ही नहीं। जब बफर नहीं बचा तो बेटा उसका रजिस्ट, जब आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, तो उसका रजिस्ट करने का पावर क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। मींस बफर कैपेसिटी उसका क्या हो गया, 0 हो गया।
यानी कि एट दिस वॉल्यूम द बफर कैपेसिटी विल बी 0। किस वॉल्यूम पर? 25 ml पर। आप जरा गौर फरमाएं, देखो ये 25 ml 0 हो रहा है, वाह। देखो बफर कैपेसिटी वाला एक्सिस ये है ना बेटे, ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि देखो वॉल्यूम यहां पर 25 ml है। देख लो, लिख देता हूं मैं, यहां पर वॉल्यूम कितना है? 25 है। यहां पर भी देखो वॉल्यूम 25 है, वाह। यहां पर भी वॉल्यूम 25। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर भी वॉल्यूम 25 है आपका। यानी कि अब यहां से हमें कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। हाँ, बट इतना जरूर सब में दिखाया जा रहा है ना, ग्राफिकली, कि भैया जब बेस डालते गए एसिड खत्म होता गया तो कितना वॉल्यूम आपने बेस डाल दिया? 25 ml डाल दिया। जब 25 ml डाल दिया तो एच खत्म हो गया, और एच खत्म हो गया यानी बफर का मतलब खत्म हो गया। तो भैया बफर उसकी ताकत भी खत्म, ताकत एकदम 0 हो गई, तो बफर कैपेसिटी भी 0 हो गई। इसलिए ग्राफ देखो हर जगह पर यहां पहुंच रहा है, सब में। किस ml पर? 25 ml पर। इतना ऑब्जर्वेशन बेटे आप सभी को समझ में आया कि नहीं है? मुझे इतना बताओ पहले, इतना ऑब्जर्वेशन सभी को समझ में आया कि नहीं है? एकदम क्लियर है ना बेटे? चलो अब आगे बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी जरा सभी कोई डाउट आया होगा किसी को यहां तक, है ना। अब आगे बात को समझते हैं। क्या हमने जब बफर कैपेसिटी वाला ग्राफ बनाया था तो आपको याद करो कुछ इस तरह का बनाया था, याद है ना? यहां से गया था। चलो अब हम ग्राफ के बेसिस पे, क्योंकि जो ग्राफ दिया है हम उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, है ना। तो उन्होंने कुछ इनिशियल बफर कैपेसिटी सोल्यूशन का होगा, तो वहां से इन्होंने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया। बट एक चीज बताओ, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया है, तो ग्राफ तो एक मैक्सिमम तक जाएगा ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मिलेगा। एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहां पर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा, जहां पर पीएच चेंज मिनिमम होगा, याद है ना। तो इसका मतलब बेटा ये तो नीचे ही जा रहा है, ये तो हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ए तो गया आपका काम से। अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना। अब बेटा बताओ क्या आपका ये ऑप्शन डी जो है, अगर इस पे नजर आप डालें तो बेटा देखो यहां पर भी डिक्रीज होकर मिनिमम हो रहा है। अरे भाई, बफर का जो हमने ग्राफ बनाया था वो ऐसे दिखाया था, बट यहां से शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये मैक्सिमम जाएगा ना बेटा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मिलेगा ना आपको। यस, कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब कि भाई ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका ये ऑप्शन भी गया काम से। चलिए, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। अब बात आती है बी एंड सी की। अब जरा गौर फरमाइएगा, बी एंड सी में क्या है बेटे, कि दोनों में हमें सिमिलरिटी नजर आ रही है, बस डिफरेंस हमें यहां नजर आ रहा है, डिफरेंस हमें यहां पर ये वाला नजर आ रहा है। बस इसी बात को हमें समझना है और ध्यान देना गौर से। तो देखो बेटा क्या हुआ कि आपको ये ग्राफ गया और यहां पर आपको बफर मैक्सिमम मिला, ये ग्राफ ऐसा गया, यहां पर आपको बफर कैपेसिटी मैक्सिमम मिला। चलो इसमें मिल रहा है, चलो फिर आप 25 ml पर पहुंचे जैसे, तो यहां पर बफर कैपेसिटी 0 हो गया, 25 ml पर पहुंचे तो बफर कैपेसिटी 0 हो गया। यहां तक सेम रिजल्ट दोनों दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। अब बात यहां पर ये आती है, अच्छा बेटा बताओ, जब 25 ml तक पहुंचे थे तो एसिड तो खत्म हो चुका था। अब जरा समझना इस बात को, एसिड तो बेटे खत्म हो चुका था। अब आप क्या कर रहे हो इस सोल्यूशन में, आप फिर से देखो इधर जा रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ बेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो वॉल्यूम ऑफ बेस आप अभी भी ऐड करते चले जा रहे हो, वॉल्यूम ऑफ बेस आप अभी भी क्या करते जा रहे हो बेटे, ऐड करते चले जा रहे हो। बात को समझना एकदम सही तरीके से, बिल्कुल। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड करते जा रहे हो बेटे, तो बताओ बेटा वॉल्यूम ऑफ बेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, अब चूंकि बेस ऐड करते जा रहे हो बेटा, तो इसका पीएच में क्या कोई रैंडम चेंज, बहुत बड़ा चेंज आएगा क्या? भाई मान लो हमने कहा कि हमारे पास 0.1 m NaOH सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इस यहां तक आपके पास अब क्या है, जो सॉल्ट बना है वो तो भूल जाओ, अब आपके पास यहां पर केवल और केवल बेस बचा है। तो लेट्स इट्स पीएच इज सम सपोज 10, मान के चले एक एग्जांपल ले रहा हूं। फिर आपने बेस का वॉल्यूम और ऐड किया, तो बेटा अभी भी सोल्यूशन बेसिक ही तो रहेगा। फिर आपने और बेस ऐड किया तो अभी भी सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक ही तो रहेगा, क्योंकि बेस ही है सोल्यूशन के अंदर। तो पीएच तो आपका 7 से ज्यादा ही होगा, और इसका मतलब क्या होगा कि जब बेस है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। बेटा पीएच में बहुत ज्यादा चेंज, डिफरेंस इन पीएच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एसिड पहले होता और फिर सोल्यूशन बेसिक हो जाता तो रैंडम चेंज मिलता, है ना, शार्प चेंज मिलता। बट बेटा क्या आपको शार्प चेंज मिलेगा क्या? समझना बेटा बात को। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि जब आप वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड कर रहे हो तो यहां पर जो आपका डेल पीएच होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं 0 होगा। मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, यानी पीएच ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्या ये लॉजिक समझ रहे हो बेटे? क्या कि भाई अब एसिड खत्म हो चुका, केवल बेस बचा है बेटा, अब आप बेस और बेस डाल लो, उसी मोलैरिटी का ही डाल रहे हो, सेम मोलैरिटी का बेस आप डालते जा रहे हो। तो पीएच ऐसा नहीं बोलोगे पीएच में चेंज, थोड़ा बहुत पीएच इंक्रीज होगा, बट अप्रोक्सीमेटली पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, रैंडम चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जंक्शन हम ले सकते हैं।
इसका मतलब कि अगर हम इस फॉर्मूले की बात अब करें, जरा समझना, तो यानी ये वाली वैल्यू जो है बेटे, देखो समझना कितना तगड़ा ग्राफ है, मतलब बहुत मजेदार चीज है। ये वाला वैल्यू तो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। चलो इसको अलग से एक बार लिखते हैं। यहां पर जो हमारा बीटा है, अब यहीं से आपका कहानी एकदम क्लियर हो जाएगा, और बाय डेल पी एच, समझना। तो बेटा एक चीज बताओ, ये वाला वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है। कब? 20 आफ्टर 25 ml, आफ्टर 25 ml बेस MOH, है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो अब लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये तो बेटा बढ़ रहा है वॉल्यूम, ये बढ़ रहा है, तो यानी कि ये जो वाई एक्सिस का वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा। तो यानी जब आप इधर जा रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, और बेटा पीएच कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ेगा और वॉल्यूम रैंडमली बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पीएच ऑलमोस्ट आपका कांस्टेंट हो चुका है बेटे। तो ये वैल्यू जो है फटाफट तेजी से बढ़ता चला जाएगा, तेजी से बढ़ता चला जाएगा, राइट बेटे। और देखो इधर जाने से भी आपका क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम आप ऐड करते जा रहे हो, तो देखो वॉल्यूम आप बेस, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ना बेटा, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है, तो बेटा ये वैल्यू भी बढ़ेगा रैंडमली तेजी से, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ये वैल्यू भी तेजी से बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट ये वैल्यू बहुत धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहा है ना। बट इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा बेटा, क्योंकि देखो पीएच ऑलमोस्ट आपका कांस्टेंट हो चुका है। अब वॉल्यूम जिस रेस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ेगा उसी रेस्पेक्ट में आपका ये बढ़ता चला जाएगा, दोनों के रिस्पेक्ट में ये चीज इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। बात समझ रहे हो? तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से ये जो दिख रहा है, सो आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात समझ में आया बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो है ना, फटाफट हम लोगों ने निपटा लिया इसको। चलिए अब बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन कुछ है, उनको देखते हैं बेटे, है ना। अब इसमें क्या है कि बढ़िया, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एकदम बढ़िया से आप समझ जाओगे बेटे कैसे क्या होना है ना। एकदम ध्यान से पढ़ो और सारी चीजें आपको क्लियरली एकदम समझ में आ जाएंगी बेटे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये आप समझो। बस अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को तगड़े से और समझ के सॉल्व करना है, और करेंगे हम लोग बढ़िया तरीके से। तो चलिए मैं आपके सामने रखता हूं बेटा क्वेश्चन, ये है कुछ, देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन, कुछ 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, पहला और दूसरा हमने कर लिया, तीसरा चौथा पांचवा ये क्वेश्चन है। एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे, एक एक करके इनको बेटे सॉल्व करेंगे, है ना। एक बार आप चाहो तो इनको रीड कर लो एक साथ, है ना, क्योंकि एक साथ ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, और फिर एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप एक बार रीड करो इसको, फिर आगे बात करें। चलिए तो अब आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो ये रहा आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए क्या है, और ध्यान से पढ़ो बेटे। इसमें देखो बेटा क्या है ना, गौर फरमाइएगा बेटे। इसमें देखो बेटे क्या है, ए बफर सोल्यूशन ऑफ CH3COH लिख लेते हैं एक बार, और आपके पास है CH3COONA, डिटेल बढ़िया से लिखते हैं। ये 0.25 mm है ना, और ये आपका 0.56 m है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच? इस बफर सोल्यूशन का आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है, वैल्यू ऑफ पीएच। डब्बा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इफ 0.06 मोल ऑफ HCl इज एडेड, तो इसमें आप इसमें क्या डाल रहे हो बेटा, 0.006 मोल ऑफ HCl इज एडेड, HCl इज एडेड। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझें। 0.3 लीटर ऑफ ए बफर सोल्यूशन, इसका जो वॉल्यूम दिया है 0.3 लीटर दिया है, मतलब ये भी 0.3 लीटर। भाई सोल्यूशन का इसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना मिलेगा, जितना सबका वॉल्यूम सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपको ये भी 0.3 लीटर मिलेगा। तो आपको पता है ना बेटा कि अगर हम मोलैरिटी को, अगर हम देखो मोल की बात हो रही ना, तो अगर हम मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा क्या होता है, मोल आ जाता है ना। क्या आ जाता है, मोल आ जाता है बेटे, मोल आ जाता है। गॉड, और गॉड फरमाइएगा। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, तो इसका मोल निकाल सकते हो क्या बेटा? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मोल अगर हम निकालें तो यस इसका आएगा 0.075 मोल आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिएगा बेटा, तो 0.168 मोल के आसपास आ जाएगा। तो इसका मोल आ चुका है, इसका मोल आ चुका है। चलिए
यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो बेटे, है ना, राइट। अब जितना यहां पर सोडियम एसीटेट का मोल होगा बेटा, उतना ही एसीटेट आयन इसके कॉन्जुगेट बेस का, देखो ये आपका वीक एसिड है बेटे, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। जितना मोल इसका होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है, उतना ही मोल आपका इस कॉन्जुगेट बेस का होगा। ओके ना, अब जब बेटा HCl यहाँ पे आप डाल रहे हो, देखो अब सब शायद समझ रहे हो कहानी क्या चलने वाली आगे। जब आप इसमें एसिड डाल रहे हो तो एसिड बेटा किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, यानी इसकी रिएक्शन इस HCl की रिएक्शन इस एसिड के साथ तो होने वाली नहीं है। अब यहां पर कॉन्जुगेट बेस है ये, और ये एसिड है, आहा, यहां पर कॉन्जुगेट बेस है बेटे। तो अब यहां से अगर आप कह सकते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आपका सोडियम एसीटेट है ना, वही आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, CH3COO माइनस होगा, है ना, और दैट विल बी आपका कितना, अब मोल की बात कर लें, अगर हम मोल की बात कर लें, कॉन्सेंट्रेशन हटाओ अभी, पहले मोल की बात कर लेते हैं। मोल कितना होगा बेटा, 0.168, और यही आपका क्या होगा, मोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस 0.168। तो भैया ये एसिड है और ये आपका कॉन्जुगेट बेस है बेटे, तो इस एसिड का रिएक्शन किसके साथ होगा, इस कॉन्जुगेट बेस के साथ होगा। रिएक्शन लिखें तो कॉन्जुगेट बेस क्या है बेटे, जरा देखो, समझना बात को। कॉन्जुगेट बेस क्या, CH3COO माइनस, और प्लस बेटा इसके साथ HCl रिएक्ट करेगा, तो जनाब ये क्या बनाएगा, बोलो जनाब क्या बनाएगा, ये CH3COH बना देगा, ध्यान से एकदम मस्त तरीके से, और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, जो कि आपको पता है क्या होता है, स्पेक्टेटर आयन होता है, Cl माइनस। बढ़िया से एकदम अच्छे से देखें, इसीलिए आपके पास कंजुगेट बेस है कितना, 0.168 है, 0.168 है। HCl कितना डाला आपने, 0.006 डाला। क्या ये एसिटिक एसिड आपके पास पहले से भी प्रेजेंट है क्या बेटे? यस, पहले से भी आपके पास 0.075 है, तो ये 0.075 पहले से प्रेजेंट है, इसको छोड़ो, इससे मतलब नहीं है हमको, कार्य समझ में आती है। अब अगर आप देखो तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है बेटा, ये कम है तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 1 है और ये 1, यानी ये 0.006 था और 0.006 ये निपट जाएगा, तो ये 0.168 था, समझ ना बेटे, और इससे 0.006 निकल जाएगा, और यहां पर 0.075 पहले से था, और प्लस यहां पर 0.006 और आ जाएगा। तो फाइनली बेटे आपके पास जो एसीटेट आयन होएगा, ध्यान देना बेटा, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आई थिंक 0.162 के आसपास आ जाएगा। ये देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ओहो गजब भाई गजब, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये जो आपका बनेगा 0.75 प्लस 0.006, 0.081 के आसपास आ जाएगा क्या, 0.81 ना, जो 0.081 ना, 0.075 था बेटे, 0.075, मजा आ रही है ना, तो 0.81 के आसपास, 0.081 के आसपास ये आ जाएगा, और ये सब के सब क्या है, मोल है, ये मोल है, ये इसका मोल है। भाई ये किसका मोल है, अरे भाई ये किसका मोल है, क्या ये मोल्स ऑफ वीक एसिड है, ओहो, क्या ये मोल्स ऑफ, देखो ये वीक एसिड है बेटा, और यहां से H+ हटाओगे तो क्या इसका कॉन्जुगेट बेस है, यस, तो दिस इज मोल्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो ये वीक एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब ये आपका क्या है, एसिडिक बफर है। फाइनली आपके सामने रिएक्शन होने के बाद जब आपने HCl डाला तो आपको फाइनली ये आपको ये मिला, ओहो। अब बेटा बताओ पीएच का फॉर्मूला सीधे सीधे निकाल सकते हो, पीके दिया हुआ है आपको, पीके आपको दिया हुआ है, तो चलिए आगे बढ़े और बात करें। देखो तो पीएच का फॉर्मूला बेटे क्या होगा, पीएच विल बी इक्वल्स टू, एसिडिक बफर है ना, सो पीके प्लस लॉग, समझना बेटे बात को, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अच्छा ये मोल है बेटे, अगर आप चाहो तो इसको 0.3 से डिवाइड कर लो, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.162, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों रेशियो है, कैंसिल हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं यहां पर एक बार लिख सकता हूं 0.162 बाय कितना, 0.3 था, ये आपका 0.081 बाय 0.3, ये मोलैरिटी इसका, ये मोलैरिटी इसका, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस आ गया आपका, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड आ गया, ये एसिड आ गया। लेकिन जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधे आंसर लिख दूं, सो पीके कितना था जरा देखो, इसका पीके 4.74 था। आई होप अब कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी। तो 4.74 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस आपका बेटे कितना है, 0.162 है, 0.162 है, और बेटा आपका ये नीचे 0.081 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 2 टाइम्स के आसपास जा रहा है, यस देख लो आप यहाँ से, तो ये log 2 हो जाएगा, यानी 4.74 प्लस log 2 है ना। log 2 को अगर आप अप्रोक्सीमेटली 0.3 ले लो तो 4.74 प्लस 0.3 एंड दिस विल बी, है ना, कितना हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 5.04
ये अप्रॉक्सीमेटली ये 5 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो आप बताओ बेटा इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 5 होगा। मजा आई कि नहीं मजा आई? था ना मस्त क्वेश्चन बेटे एकदम इस तरह से। तो ये देखो पूरी कहानी आपके सामने मैंने रखी, पूरी कहानी मैंने आपके सामने ये रखी, प्रॉपर तरीके से समझाया कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, हर चीज़ बहुत डिटेल में बेटे आपको समझाऊंगा मैं। कहीं पर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटे? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? दैट विल बी, है ना, मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, दैट आंसर विल बी 5। ये लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं आपको, चलिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बातें हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने जनाब, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड टू हैव pH इक्वल्स टू pKa प्लस 0.9? सिंपल। तो एक चीज बताएं जनाब आप ध्यान से, है ना, कुछ गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी। pH इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको? pKa प्लस 0.9, यानी 0.9 यानी इसका वैल्यू। तो इसका मतलब बेटा अगर कंपैरिजन करो तो फॉर्मूला हमारा क्या था? तो बहुत सिंपल हो गया ना, pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये तो था। यानी कि ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी बेटे? ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि हम यहां से ये कहें कि हमारे पास जो यहां से मिला लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड इज इक्वल टू 0.9 बेटे। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें बेटा तो 0.9 log 8 का वैल्यू होता है। अगर आप देखें कैसे, log 2 टू द पावर 3 करो, सो 3 log 2 है ना, और log 2 0.3 होता है, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 0.9 आ जाएगा, यानी log 8। यानी कि यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू कितना? 8 आ जाएगा। एंड दिस विल बी योर आंसर, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा आंसर आ गया आपका। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, बोलो? इसका आंसर क्या होगा? दैट आंसर विल बी 8। ये लीजिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो अब बस नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, बड़े ग्राफिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको, ठीक है। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, इसको बढ़िया से पढ़ो, बहुत मस्त क्वेश्चन लगा मुझे ये, और आप भी मजे करोगे, इसमें एंजॉय करोगे बेटे। देखिए क्या है, यहीं पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन पे चलेंगे। क्या ये pH है बेटे, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A माइनस है। थोड़ा कहानी को समझें आप, कहानी हमारा क्या कहना चाह रहा है। अगर हम यहां पर देखिएगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A माइनस इन बफर ऑफ H, यानी आपके पास एक HA है और एक बेटा सोल्यूशन के अंदर A माइनस है। तो ये HA तो आपका वीक एसिड होगा, और बेटा ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि दो ही कंपोनेंट है, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन XHA है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? XA माइनस होगा। अब दो कंपोनेंट है तो बेटा दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए? A माइनस प्लस XHA इक्वल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि अगर हमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आती? चलिए अब आप कर क्या रहे हो, देखो, एज मोल फ्रैक्शन ऑफ A माइनस का जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हो इन ए बफर ऑफ HA एंड A माइनस, यहां पर pH इंक्रीजेस यहां पर। तो आपको बताना है कि इस ग्राफ को देखकर ये बताना है कि बेटा pKa क्या होना चाहिए। अब मुझे आप एक चीज थोड़ा ध्यान से अगर देखें बेटे तो अब एक चीज नजर आएगी, क्या गौर फरमाएंगे? देखिएगा, अगर हम इसको यहां से ड्रॉ कर दें ऐसे, तो ये इधर जा रहा है, थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करना होगा, और ये वैल्यू आपका कितना 0.5 के आसपास दिख रहा है। यानी हमें यहां पर जब ये 0.5 है तो ये जो pH है 5 है, यानी अगर XA माइनस आपका 0.5 है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपका pH बेटे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, XA माइनस 0.5 है तो आपको पता है कि भाई इन दोनों का सम 1 होता है, तो अगर बेटा ये 0.5 है तो XHA कितना आ जाएगा? यहां से XHA आपका 0.5 आ जाएगा, यानी हमें XHA भी पता चल गया कितना? 0.5। अच्छा ठीक है। अब बेटा अगर हम इनके रेशियो की बात करें, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स बाय टोटल मोल्स। इसको ऐसे लिखता हूं,
एक्स ए माइनस इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ ए माइनस बाय टोटल मोल्स। एक्स एच ए कितना होगा, क्या होगा, मोल्स ऑफ एच ए बाय टोटल मोल्स। अगर हम दोनों का रेशियो निकालें तो एक्स ए माइनस, ओहो क्या मस्त मजे आ रहे हैं, जरा देखिएगा तो क्या बेटा मोल्स ऑफ ए माइनस बाय मोल्स ऑफ एच ए होगा। और चाहो तो ऊपर नीचे वी से डिवाइड कर दो, क्योंकि सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। लेट वॉल्यूम सिस्टम का वी है, वी से डिवाइड कर दो, तो बेटा वी से डिवाइड करोगे तो क्या ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, ओहो जनाब, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए, ओहो गजब भाई गजब। देखिएगा जरा, गौर फरमाइएगा, क्या आपको पीएच पता है? यस पता है, 5 है। और बेटा बताओ इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है 0.5 बाय 0.5, अगर आप यहां पे डालोगे तो कितना है, 0.5 है। बेटा ये कितना है, 0.5 है, देखो ना, एक्स ए माइनस, देखिए एक्स ए माइनस और एक्स एच ए दोनों 0.5 इनका रेशियो निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भैया इनका रेशियो 1 आ चुका है, कॉन्जुगेट बेस और एसिड का। पीएच 5 है, तो आपको नहीं लगता कि भाई ये एबीएस है? और अगर ये एबीएस है तो बेटा इसका फिर क्या आ जाएगा आपका, पीके का फॉर्मूला, वैल्यू डायरेक्ट आपको आता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, जरा देखो बेटा, पीएच का फॉर्मूला क्या होगा इसका, ओहो क्या मस्त चीज आई सामने। ग्राफ को कैसे एनालिसिस हम लोगों ने किया, कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड होता है कि नहीं होता बेटे, एसिड एच ए। अब बेटा बताओ यहीं से पीएच आपका 5 है, जब आपने मोल फ्रैक्शन ये लिया था इसका 0.5 तो पीएच 5 था, तो एक पर्टिकुलर हमने कंडीशन पे आगे बढ़ाए, 5 था, और पी के यहां पर ऐसे लिख दो, और प्लस लॉग ए माइनस, बेटा बताओ इनका रेशियो 1 है, और अगर ये 1 है बेटे तो बताओ लॉग 1 हो जाएगा आपका 0, तो यानी यहां से जो पी के ए आ जाएगा सीधे सीधे 5 आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। ओहो था ना गर्दा क्वेश्चन बेटे, दिस इज योर आंसर था ना, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 5, दैट विल बी 5। बोलो बेटे, कहानी क्लियर कि नहीं क्लियर, कहानी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, एकदम सच्ची से बताना, मजे से बताना कि बेटा एकदम एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बोलो ना बेटे, है ना, क्लियर। तो इस तरह से हमने इंटीजर टाइप क्वेश्चन की बात कर ली बेटे, है ना। इसका सोल्यूशन मैंने नीचे बनाया है, आप देख सकते हो, एक बार चाहो तो नजर डाल लो, सेम चीज़ है, वही देखो, वही बात हमने बोली कि यहाँ पर हमने ग्राफ खींचा, तो जब ग्राफ खींचा तो यहाँ पर हमको पी एच इसका 5 मिल जा रहा है, वैन एक्स ए माइनस 0.5 पी एच 5 है, और दोनों का सम 1 होता है। तो अगर एक्स एच ए आपका है ना, तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि एक्स ए माइनस 0.5 है तो वहाँ पे डालोगे तो एक्स एच ए भी 0.5 आ जाएगा, दोनों का रेशियो जो मोल फ्रैक्शन का होगा वही कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होगा, वो 1 आता है, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से आपका पी आंसर बोलो बेटे, है ना मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे, और गर्दा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया से ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया तरीके से ध्यान से देखना है, और बेटा एक बार इसको आप क्या करो, रीड करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था उसी कॉन्सेप्ट पर। तो मजा आ रही है बेटा कि जो जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो उनको एकदम एकदम एडवांस लेवल पे आप एकदम तगड़े से उनको समझते भी चले जा रहे हो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसको रीड कर लो एक बार, फिर अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से, ओके बेटे। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बेटा, है ना। तो आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से एक बार मैं भी रीड करता हूं आपके सामने। ए वीक मोनोबेसिक एसिड, है ना, वीक मोनोबेसिक एसिड का मतलब बेटा क्या, जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो और वीक एसिड हो, टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, मतलब आपके पास वीक मोनोबेसिक एसिड है, उसमें आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन कीप्स ऑन चेंजिंग विद अमाउंट ऑफ बेस एडेड, जैसे जैसे आप बेस ऐड करते जा रहे हो पीएच चेंज होता जा रहा है, ओके। इन दिस टाइट्रेशन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बफर ऑल्सो। अब इस टाइट्रेशन में क्या होता है कि रिएक्शन होते होते फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बफर फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाता है बेटे, बफर फॉर्मेशन हो जाता है। एंड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, देखो है ना, डेवर OH माइनस बाय डेवर पीएच, मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज बफर कैपेसिटी, बफर एफिशिएंसी, है ना, इसी को तो बोलते थे बेटे हम लोग, यस। अगेंस्ट बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, तो बेस का ये उसका कुछ ये वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट इन बफर इज 0.1, यानी आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट सॉल्ट है ना, और एसिड बेस की बात हो रही है यहाँ पर, तो कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन बेटे आपको दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं जरा सही से, जस्ट मिनट। कॉन्जुगेट बेस
एंड दैट इज लेट सी, और वो दिया है आपका 0.1 एम। ओके बेटे, चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड बफर कैपेसिटी भी बेटा दिया हुआ है आपको, लेट दिस इज 5 और बीटा जो भी है दैट इज 0.2303। ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड प्रेजेंटेज, अब इस ग्राफ को एनालाइज करना है। अब देखो बेटा, आप खुद ट्राई करके आपने शायद देखा होगा इसको, अब कितना बढ़िया मस्त तरीके से है ना ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, और देखो कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये ग्राफिकल एनालिसिस आपके सामने है बेटे। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ से ग्राफ इसको हम अगर ऐसे मिलाएं यहाँ से, तो देखो ये इसके पीक से मिल रहा है यहाँ पे, उसके बाद सीधे ये यहाँ जा रहा है। और आपको मैंने लास्ट टाइम एक जो ग्राफ बताया था, मैंने कहा था ना इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा x1, y1 होते हैं। इस ग्राफ से देख के आपको क्या लग रहा है कि बेटा जो y1 है दैट इज 0.2303 और जो x1 है दैट इज 0.5। बोलो बेटा, इस ग्राफ से एनालिसिस सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और यही जो मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका, यही तो बेटा आपका मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होता है। तो देखो मैक्सिमम जो बफर कैपेसिटी वो भी गिवन है, कितना गिवन है देखो आपका, द बफर कैपेसिटी इज 0.2303। बेटा देखो यहाँ पर भी 0.2303, तो ये ऑब्वियस सी बात ये होना ही था यहाँ पर ग्राफ में, किसका जो बफर कैपेसिटी है वो 0.2303 होना ही था, कि वो गिवन भी है आपके सामने, ग्राफ में भी गिवन है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है साहब। अब इसको देखते हुए आपके माइंड में क्या आता है बेटा? क्या वो इक्वेशन याद आ रही है आपको? कुछ हमने इस तरह की बात की थी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो हमने कहा था ना कि इस तरह का एक इक्वेशन था, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस पी। ये जो ग्राफ बनता है इसका इक्वेशन ये होता है कि नहीं, x1 होल स्क्वायर, जिसके वर्टेक्स आपके क्या थे, x1 और y1 थे। अब इसको हमने किसके स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाया था वो भी मैं आपको दिखा दूं, अगर ध्यान दो तो वो ये कुछ इस तरह का था, याद करो, y माइनस 2.303 k बाई 4, याद करो बेटा, इज इक्वल टू माइनस 2.303 बाई के ए माइनस के बाई 2 होल स्क्वायर। बोलो बेटे, तो आप कंपेयर करो, अगर तो y1 आपका ये दिख रहा है, देखो पूरा का पूरा वैल्यू बेटा ये y1 का है आपके सामने, कंपेयर कर लो। और बेटा ये वैल्यू किसका, जरा देखो x1 का वैल्यू है, यानी कि यहां से जो y1 आपको मिल जा रहा है, सीधे कंपेयर अगर आप करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब बेटा बताओ, ये क्वेश्चन आप कब कर सकते थे? ये क्वेश्चन आप कब कर सकते थे? जब आपको बफर कैपेसिटी का पूरा डिटेल्ड नॉलेज होता, तभी तो कर पाते ना, अदरवाइज तो चांस ही नहीं बनता है फिर तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी थी लास्ट लेक्चर में, तो वो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो लोग लेक्चर जरूर देखें वो वाला। अब जस्ट आपने कंपेयर किया तो यहां से आपको जो y1 का वैल्यू मिल गया दैट इज 2.303 k बाई 4। आपको लिखते बेटा यहां से k का वैल्यू आ गया, और यहां से आपका देखो k बाई 2, देखो x1 इज योर x1 इज, देखो यहां पर कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? देखो यहां से x1 ये है आपका, बेटा यहां पर ये आपका y1 है। कहानी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप यहां से x1 और y1 को कंपेयर करके बेटे है ना फॉर्मेट जो है आप निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है बेटे आपको? क्या बात समझ में आ रही है बेटे आपको? ये बताओ हमको, कहानी एकदम अच्छे से क्लियर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो इस तरह से हमें यहां पर क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल हमें काम करना है। ओके चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो जरा देखिए अब कैसे करना है ना, इस चीज को हम आपको अब आगे दिखाते हैं, और जरा बेटे गौर फरमाइएगा, कहानी बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, फटाफट देखिए जरा साहब। क्या बेटा यही इक्वेशन है, y माइनस 2.303 बाई के बाई 4 इक्वल टू माइनस 2.303 बाई के ए माइनस के बाई 2 होल स्क्वायर। यहां से अगर आप देखो बेटा तो आपको y1 कितना मिल रहा है, 2.303 k बाई 4, यानी y1 इज 2.303 k बाई 4, और जो y1 है आपका ग्राफ में आप देखो बेटा y1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, ये बफर कैपेसिटी आपको दिया हुआ है 0.2303, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है। सो यू कैन यूज दिस वैल्यू, अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू यूज करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k आपको यहाँ से 0.4 मिल जाएगा। k आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटे, 0.4 मिल जाएगा, ठीक है? यहां पर एक काम करो, इसमें थोड़ा सा छोटा सा चेंज कर लो, है ना, ये वैल्यू अभी आप यहां पर एक काम कर लो, जस्ट अ मिनट, है ना, इस वैल्यू को अभी यहां से हटा लो, तब ये क्वेश्चन और अच्छा बनेगा। दिस इज नॉट गिवन, यू हैव टू गिवन द वैल्यू ऑफ y1 ओनली। आपको क्या गिवन है बेटा, y1 का वैल्यू गिवन है। नाउ दिस इज परफेक्शन। चलो अब आगे देखो, अब आगे हम बात करें अगर, तो बेटा आप बताओ, यहां से इसको सिंप्लीफाई किया है ना, तो देखो यहां से आपको यहां से k 0.4 आ गया। अब बेटा बताओ, हमने आपको बताया था ना कि जो कांस्टेंट k होता है वो a प्लस सी होता है, a प्लस सी होता है बेटा, बताओ a प्लस सी होता है कि नहीं होता है? सो k a प्लस सी जहां पर भी है वहां पर आप क्या करते हो, ये जो a आपका आया ये a प्लस सी होता है कि नहीं होता है? चलो
यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब आगे देखते हैं बेटा, बफर कैपेसिटी हमारा क्या होता है 2.303 AC बाई A+C इक्वल, और ये बफर कैपेसिटी भी आपको क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, बफर कैपेसिटी आपका ये देखो दिया हुआ है 0.2303 दिया कि नहीं दिया बेटे, तो ये आपका बफर कैपेसिटी भी दिया हुआ है, राइट। चलिए देखिए अब ध्यान से, तो अगर बफर कैपेसिटी आपको दिया है बेटे यहाँ पर ये गिवन है आपको, तो यहाँ से बेटा बताओ 2.303 ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से AC बाय है ना, यहाँ पर बस 0.1 आ जाएगा, देखो पॉइंट में, और ये 2.303 है, तो यहाँ से आपका AC बाय A+C 0.1 आ जाएगा। और बेटा A+C अभी आपने निकाला था, K इक्वल्स टू क्या होता है A+C, इसका वैल्यू आपने निकाला था अभी 0.4, तो बेटा आप यहाँ पर A+C की जगह पर आप 0.4 डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, देखो मैंने डाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ से AC का वैल्यू 0.1 आ गया, सॉरी 0.04 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। और बेटा कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले से ही गिवन था सॉल्ट का, कॉन्जुगेट बेस का, याद करो ये गिवन है आपको 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर C का वैल्यू अगर आप 0.1 पुट कर दो, देखो यहाँ पुट किया हमने, तो यहाँ से A का वैल्यू 0.4 आ गया, और ये जो A का वैल्यू है बेटा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ही तो है ये, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड आपका 0.4 m आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बेटे, एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। तो इसमें थोड़ा सा चेंज था, ये एक्स एक्सिस आपको गिवन नहीं था, सिर्फ क्या है आपको वाई एक्सिस गिवन है यहाँ पर, राइट, वाई एक्सिस गिवन है, इट मींस यू नो द वैल्यू ऑफ y1 एक्चुअली, तो आपको y1 पता है यहाँ से, तो आपने यहाँ से कंपेयर किया, और बेटा आपने y1 है ना, y1 ये आपका है, इसको देखो y1 को आपने इसके बराबर कर दिया, बात समझ में आती है, और y1 आपको 0.303 गिवन है ग्राफ में, तो यहां से सिंप्लीफाई किया तो k का वैल्यू आ गया, k इज A+C, यानी A+C आपका 0.4 आ गया। कहानी क्लियर है बेटे, अब आगे देख लो, फिर आपका बफर कैपेसिटी होता है दिस, बफर कैपेसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहां से AC बाई A+C, और A+C आपका k है, तो 0.4 है k का वैल्यू, आपको पता है, देखिए 0.4 यहां से डाला तो AC आ गया। बेटा कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, देखो जरा सा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस इज 0.1, ये दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देना है सॉल्ट का 0.1, यहाँ पर जैसे ही डालोगे तो A का वैल्यू आपको 0.4 आ जाएगा, दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब बताओ बेटा गर्दा क्वेश्चन था कि नहीं था, जिसको बफर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट बेटे नहीं पता होगा, जिसको बफर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, बेटा बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा, आप मुझे बताना। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत गर्दा क्वेश्चन था, और बेटा अब इसको कमेंट में जरूर लिखना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं, कौन सा आंसर है, 0.4 आ रहा है, सो इट्स आंसर इज 0.4, ऑप्शन ई इज करेक्ट। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। था ना मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन बेटे, बताओ, था ना मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन बेटे, बताओ। चलिए नाउ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को बहुत सक्सेसफुल तरीके से सॉल्व करने के बाद मुझे तो बहुत मजा आया, अब आपने कितना मजा आया आपको, आप मुझे जरूर बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा देखिए, A buffer is 0.25 m in CH3COH and 0.56 in CH3CON. What is the value of pH if 0.06 mole of HCl is added? ओहो बेटा ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया बेटे क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, आगे बात करें, सीधे आगे जंप कर जाते हैं। और अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब जो बेटा क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना, गौर फरमाना, बढ़िया तरीके से बफर की बात हो रही है। और आने वाले आगे और इसके जस्ट अभी इसी सेशन में अभी आप देखोगे जब 9th 10th और आगे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, तो वहां पर मैं बफर, सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस दोनों को और नॉर्मल एसिड बेस का केस, तीनों केसेस मिला के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए जरा ध्यान से, बस आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और समझें बात को। जरा देखिए इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देख लें और बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करना है बेटे। देखिएगा, द पीएच ऑफ, आपने पढ़ लिया होगा आई हो, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। द पीएच ऑफ ब्लड स्ट्रीम इज मेंटेन बाय ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ, ठीक है, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें पीएच आपका ब्लड में, आपको पता है ब्लड में किसकी वजह से पीएच बफर होता है, कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है बेटे, तो आप जान रहे हो पहले से कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 ml सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो मोलैरिटी दिया है वो 5 m दिया हुआ है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो 5 m दिया हुआ है। ओके चलिए, इज मिक्स्ड विथ 10 ml सैंपल ऑफ ब्लड, सैंपल जो ब्लड का है वो कितने ml है, 10 ml है। ओके, विच इज 2 m इन H2CO3, H2CO3 बेटा कितना है यहाँ पर, 2 m है, H2CO3 2 m है। ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीएच, इस सोल्यूशन का पीएच को मेंटेन करना है कितना, 7.4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो अब और फिर मजे करते हैं। 7.4 के दिया है,
ब्लड का, ये कुछ है इतना के गिवन है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, दैट इज 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 दिया हुआ है। ओके नाउ के पता है तो पी के आ जाएगा, है ना। ओके नाउ के फॉर कार्बोनिक एसिड इज गिवन, कार्बोनिक एसिड इज गिवन। सो अब कह रहे हैं क्या, मिक्स्ड विथ 10 ml सैंपल ऑफ ब्लड विच इज 2m इन कार्बोनिक एसिड, 2m इन कार्बोनिक एसिड। ओके गुड, चलिए ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन ए पीएच ऑफ 7.4, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5m, यानी इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है कि कितना इसमें डालें हम, ये वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, कितना दिया है बेटे, इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 ml दिया हुआ है। बोलो ना बेटे, इसका जो वॉल्यूम दिया है वो कितना दिया है, 10 ml दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये कह रहे हैं कि बाहर से हम सोडियम बाइकार्बोनेट कितना डाल दें सो दैट कि वॉल्यूम उस टाइम पे क्या वॉल्यूम हो जाएगा, सो दैट पीएच 7.4 हो जाए। बहुत सिंपल तरीका बेटा, क्या ये एसिडिक बफर है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, दिस इज एसिडिक बफर। ओके, क्या हम इसका पीएच का फॉर्मूला बेटा ये लिख सकते हैं क्या, pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, दिस सोडियम बाइकार्बोनेट, कंजुगेट बेस सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दो या बाइकार्बोनेट लिख दो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अच्छा बेटा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो ये मोल का रेशियो होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाता है, तो क्या बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पीएच इक्वल्स टू पी के, ध्यान देना, प्लस लॉग, एक चीज मैं लिखने जा रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मिली मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसा क्यों करो अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, डिवाइडेड बाय मिली मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा, वॉल्यूम वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ओके नाउ अब जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूं बेटे, क्या मैं बोलने जा रहा हूं, इस बात पे जरा ध्यान देना बेटा। इससे बताओ बेटा, मैंने मिलीमोल क्यों लिया पता है आपको, मैंने इसलिए लिया क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, और अगर आपको पता है ना बेटा कि मिलीमोल के लिए अगर हम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलीमोल आ जाता है, और वॉल्यूम बट किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा बताओ यहाँ पर क्या ये 20 मिलीमोल कार्बोनिक एसिड आ जाएगा क्या, यानी इसका मिलीमोल आपको पता चल गया क्या, कितना 20। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम बताना है कि कितना ऐड करना था, तो एक काम करते हैं, लेट इट्स मिलीमोल इज x मान के चलते हैं। अब बताओ बेटा पीएच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीके आप क्या लिख के, पीके को यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, माइनस लॉग के 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, समझना, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आंसर खुद निकालना। सो पीके मैं यहां पे सीधे लिख रहा हूं, माइनस लॉग 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, बात समझ में आ रही बेटे, ठीक है, प्लस लॉग एक्स मिलीमोल है बेटा, इसके मिलीमोल है, यहां पे लिखा हुआ है मिलीमोल, लिखा हुआ है ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय मिलीमोल ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड। अब बेटा बताओ पीएच तो दिया है ना 7.4, इसका वैल्यू 7.4 दिया हुआ है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू यहां से निकालोगे तो बेटा ये 400 मिलीमोल आता है, 400 मिलीमोल आता है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से जो एक्स का वैल्यू आएगा दैट विल बी 400 मिलीमोल। किसका मिलीमोल आया एक्स, दिस इज मिलीमोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सो दिस इज मिलीमोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, हो गया आंसर आ गया, इज हाउ मच 400। तो बेटा बताओ मिलीमोल पता है, मोलैरिटी पता है इसका कितना है, देखो 5m था ना, मोलैरिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना था, 5 था कि नहीं था बेटे, और वॉल्यूम निकालना चाहते हो आप, तो बेटा बताओ अगर हम इसको ml में ले लें तो इसका मिलीमोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यानी यहां से क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू इट्स मोलैरिटी इज 5 इंटू वॉल्यूम v इन ml। तो बेटा बताओ ये क्या v इक्वल्स टू यहां से आपका कितना आ जाएगा, 80 ml आ जाएगा क्या, लीजिए, सो दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड। बेटा बताओ ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटे, कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो सिंपल इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और बेटा आप किसी भी लेवल के कैसे भी क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो बेटा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में बेटा एसिड बेस रिएक्शन भी मिलेगा, आराम से करना। अब आगे आने वाले जो क्वेश्चन ध्यान देना, एसिड बेस रिएक्शन भी मिलेगा, साइमल्टेनियसली आपको बफर भी मिलेगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी मिलेगा। देखो कितना मिक्स करके कितना मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा, एडवांस के लिए बहुत फिट क्वेश्चन है,
बहुत फिट क्वेश्चन है एडवांस के लिए। ध्यान से पढ़ें और समझें बात को। देखिए क्या क्या है इसमें, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। चलो इसको क्या है ये जरा देखिए। ए सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA वाज टाइट्रेटेड विथ बेस NaOH। चलो एक काम करें, डब्बा डायग्राम की बात शुरू करते हैं यहीं से। हमारे पास HA है, वाज टाइट्रेटेड विथ NaOH, है ना, विथ बेस, और ये आपका वीक एसिड है। इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड व्हेन, यानी कि इन दोनों का रिएक्शन जब होगा। अब इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब समझते हो कि एसिड भी खत्म बेस भी खत्म। तो यहां पर जो NaOH लिया जा रहा है वो 36.12 ml लिया जा रहा है बेटे, और 0.1 m लिया जा रहा है। यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या कि यहां पर एसिड भी खत्म हो जाएगा और बेस भी खत्म हो जाएगा, दोनों आपस में पूरे के पूरे रिएक्ट हो जाएंगे। मतलब ये भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा यहां पर, और यहां पर ये भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटे? अच्छा, जब इन दोनों का रिएक्शन बेटे हो जाएगा तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा, जरा देखो मैं सिंपल थोड़ा सा बताता हूं, आप थोड़ा आइडिया लो पहले से। मैप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का मैप समझे जरा। तो यहाँ Na सॉल्ट बनेगा और प्लस पानी बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कुछ ये बनेगा। यानी कि जो आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन अब आएगा, इसके बाद आपके पास जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा, थोड़ा मैप समझे फिर फटाफट समझा देंगे हम आपको। इसके बाद बेटा जो आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन जो आएगा, क्या उसमें Na सॉल्ट होगा, और ये सॉल्ट किसका होगा बेटे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो दिस विल बी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आप देखो आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। आगे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो जब हम इस रिएक्शन का बात करेंगे तो बेटा इससे आपको नहीं लग रहा कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, क्योंकि हमें इसका पता है डेटा, और जितना इक्विवेलेंट इसका यूज होगा उतना ही इक्विवेलेंट इसका यूज होगा। तो यहां से एसिड का आ जाएगा, बेस का आ जाएगा, और यहां से सॉल्ट। अब सॉल्ट पता चल गया तो अब आप क्या कर रहे हो जरा देखो। नाउ 18.06 एकदम आराम से ml 0.1 m HCl इज एडेड। तो भैया अब आप इसमें HCl डाल रहे हो, इसका मतलब अब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यानी Na का रिएक्शन अब एसिड के साथ। तो बताओ पहला नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन था कि नहीं था, आप मुझे बताओ। फिर HCl के साथ रिएक्ट कराओगे आप तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा देखो, H प्लस होता है और यहाँ A माइनस, तो HA बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस बेटा क्या यहाँ पर NaCl बन जाएगा। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे। अब उसके बाद फिर देखना है कि इन दोनों में कौन बच रहा है, कौन खत्म हो रहा है ना। सो देखो यहाँ पर नाउ HCl वर एडेड, और pH जो इसका पाया गया वो कितना पाया गया, इस सोल्यूशन का जो pH पाया गया वो 4.92 पाया गया। व्हाट विल बी द pH ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। चलो अब यहां से कुछ कहानी बनेगी। उसके बाद फिर एक कंडीशन अगली क्या लगा रहे हैं कि हमारे पास फिर से एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर देखो बेटा समझो बात को, HA है और NaOH है। HA कितना है जरा देखो यहां पर इस सोल्यूशन के अंदर 0.1 m HA है 10 ml, और इसके अंदर NaOH बेटे कितना है जरा देखो 10 ml 0.1 m 0.1 m, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका pH कितना होगा। पहले मैप समझो, देखो जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त तरीके से समझेंगे। एक एक स्टेप, 3 स्टेप यहां पे चीजें आ रही हैं, है ना। पहला हम इसको बोल दें, अगर एक बार क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा, आप गौर फरमाइएगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंडिंग कर लिया होगा कि क्वेश्चन मैप क्या है एक्चुअली, है ना। अब एग्जैक्ट डेटा के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बट प्लान तो समझो पहले, क्वेश्चन का प्लानिंग क्या है बेटे। तो क्वेश्चन का प्लानिंग कुछ हमारे सामने ये था, बस 3rd, ठीक है बेटे। कुछ हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरा फॉर्मेट लेके हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। पहले में क्या हुआ, एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, यहाँ से कुछ मिलेगा, सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट का इन्फॉर्मेशन मिल गया। फिर आपने उसमें HCl डाला तो Na और HCl का रिएक्शन हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, यहाँ पे जो भी होगा वो देखेंगे क्या होगा। फिर अल्टीमेटली एक्चुअली मैं पूछना क्या चाह रहा है कि ये जो सब यहाँ पर जो बात हो रही है कि जब हम इतना एसिड और बेस को मिलाएंगे तो उस टाइम पे pH क्या होगा। तो यहाँ से कुछ डेटा वगैरह हमें मिलेंगे, उनका हम यूज़ करेंगे, शायद हमें आगे जरूरत पड़े, उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे और इस सोल्यूशन का हमें pH निकालना अल्टीमेट। शुरू करें कहानी। तो पहले वाला शुरू करो कि यहाँ पर HA बेटा, तो जो HA है क्या आपको उसका मोल वगैरह कुछ पता है क्या, नहीं पता है। लेट इट्स मिलीमोल्स इज n मिलीमोल, मान लेते हैं बेटा इसका कि n मिलीमोल है, n मिलीमोल है, जो भी है, ठीक है। और इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे सोल्यूशन में, और जरा अब गौर फरमाइएगा। देखिए पहला स्टेप आप देखिए, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से देखना है। पहले स्टेप आप ध्यान से देखिए बेटे। तो पहले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है कि आपके पास HA था, लेट Na मिलीमोल है, आपने NaOH डाला, कितना डाला देखो 36.12 पर 0.1, हम लिंक करेंगे, आप देखिएगा। आपने क्या डाला देखो 36.12 0.1 NaOH ऐड किया।
इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम यहां तक देखते हैं इससे क्या होने वाला है। ठीक है, एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे। तो ये लिया। अब चूंकि इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो रही है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या बेटा कि जो एसिड है वो भी पूरा खत्म, जो बेस है वो भी पूरा खत्म। तो लेट इसका n मिलीमोल था। अब बताओ जो आपने यहां पर ये बेस डाला है, तो अगर इसका n मिलीमोल है तो अगर आप इसके मोलैरिटी को वॉल्यूम ml से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी मिलीमोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 36.12 है बेटा, 3.612 हो जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों लिमिटिंग है, इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो रही है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 3.612 खत्म होगा तो देखो इसका स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, ये भी 3.612 खत्म होगा। अभी हम निकाल के भी दिखा देंगे आपको कि कैसे 3.62 है, आप स्टैइक्योमेट्री से देख लो। तो ये भी 0, ये भी 0, यानी n का वैल्यू यहां पर कितना होना चाहिए था? 3.612 ही होना चाहिए था, क्योंकि कंप्लीट इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो रही है। और इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब कि एसिड भी खत्म, बेस भी खत्म, यही होता है। यानी ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। देखो यहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी लग रहा है, एसिड बेस की बात भी हो रही है, बफर सॉल्यूशन की बात भी होगी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात भी होगी। दिल थाम के बैठे और ध्यान से समझते जाएं। चलिए ओके राइट। तो बेटा बताओ ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। अब चूंकि 3.612 खत्म हो रहा है तो बेटा यहां भी 1 है, यानी ये भी 3.612 बन जाएगा। और वाटर की बात हम करते नहीं, छोड़ दो इसको ऐसे ही, छोड़ दो इसको। यानी यहां से आपको जो मिलीमोल मिल गया सॉल्ट का वो 3.612 आ गया। दिस इज व्हाट मिलीमोल। आप मिलीमोल ले रहे थे ना, सो मिलीमोल ऑफ NaA इज दिस मच, सॉल्ट का मिलीमोल ये है। अब आपको दिखाते हैं कि ये n का वैल्यू देखो यहां स्टैइक्योमेट्री से तो आप कंपेयर कर ही सकते हो बेटे कि अगर ये 3.612 कंप्लीट होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के, तो ये भी 3.612 ही होना चाहिए था मिलीमोल। 1 है स्टैइक्योमेट्री। अब आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी निकाल के दिखाते हैं आपको, जरा देखिए। इसका जो मिलीमोल है बेटा कितना है? n है, इसका मिलीमोल इतना है। चलो ठीक है। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिलीमोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। HA का वैलेंसी फैक्टर 1 है, NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 है। सुनना, फॉर कंप्लीट रिएक्शन बिटवीन HA एंड NaOH वी गेट इक्विवेलेंस पॉइंट। दोनों का रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए, तो जितने इक्विवेलेंट HA का यूज होगा उतना ही NaOH का यूज होगा और खत्म हो जाएंगे दोनों। तो बड़ा बताओ इसका मिलीमोल कितना है? n है, मिलीमोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ध्यान देना। और बेटा बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HA आ गया। दोनों बराबर होंगे कि नहीं? सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो बेटा इसका मिलीमोल 3.612 है, 3.612 है, और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों की इक्विवेलेंट करो, तो यहां से देखो n का वैल्यू 3.612 आ गया, यानी मिलीमोल्स ऑफ HA इज 3.612। यानी यहां पर जो HA लिया गया होगा, अब ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि कितना एसिड लिया गया है, तो HA कितना लिया गया है? 0 पॉइंट है ना, यहां पर 3.612 लिया गया है। बट हमारा पर्पज क्या था? क्वेश्चन के मैप में चलते हैं कि जब हमने इन सब का रिएक्शन कराया तो अल्टीमेटली बेटा आपको सॉल्ट की बात यहां पर मिली। तो देखो आपको सॉल्ट कितना मिल चुका है यहां पर? 3 पॉइंट। सॉल्ट बेटा आपको कितना मिल चुका है यहां पर? 3 पॉइंट। चेक करो कितना मिला है। सॉल्ट आपको जो मिला है 3.612, 3.612 मिल चुका है। यानी अब ये जो रिएक्शन बढ़ेगा 3.612 से आगे बढ़ेगा। कहानी समझ में आ रही बेटे कि नहीं आ रही है? कहानी समझ में आ रही कि नहीं? पहले स्टेप में क्या किया? सॉल्ट आया, अब सॉल्ट में आप क्या डालो? HCl डाल रहे हो। चलो अब सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक बात बेटा एकदम क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात कर लें तो देखिए, अब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आया उसमें क्या है? सॉल्ट है। कितना है जरा देखो, ये देखिए NaA कितना, अभी तो बोला ना 3.612 मिलीमोल। एकदम बेटा गड़बड़ नहीं करनी है। नाउ इन रिजल्टिंग सोल्यूशन 0.1 m 18.06 ml HCl इज एडेड and pH is found to be 4.92. पढ़ो क्वेश्चन को। Now 18.06 0.1 m HCl were added and pH is 4.92. क्या मैं कुछ और बोल रहा हूं क्या? Now in resulting solution 0.1 m 18.06 ml HCl is added and pH is found to be 4.92. अब जरा गेम देखिएगा क्या होगा। अब जरा गेम देखिएगा और अब जरा आनंद उठाइएगा। तो बेटा हमें यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका मिलीमोल तो पता है कितना? 3.612 है। ओहो, अब इसमें जो आप HCl बेटे डाल रहे हो, ये वाला HCl वो 0.1 m 18.06 डाल रहे हो। गजब है भाई। अब इसका तो मिलीमोल साफ साफ आपको पता है 3.612 दिया हुआ है। और बेटा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी और वॉल्यूम को ml में वॉल्यूम है, तो इसका भी मिलीमोल HCl का भी आ जाएगा। तो देखो HCl का जब करोगे तो 1.806 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कम है, देखो स्टैइक्योमेट्री 1 है, ये कम है तो ये लिमिटिंग हो गया, तो ये पूरा उड़ जाएगा। तो अगर ये 1.806 है तो खत्म भी 1.806 होगा। अब ये 3.612 है, यहां से कितना जाएगा? 1.806 जाएगा। सबका कोफिशिएंट 1 है तो ये 1.806 बन जाएगा। यानी ये तो उड़ गया, लिमिटिंग तक खत्म हो गया। साफ साफ दिख रहा है ये कम है और ये ज्यादा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो यहां पर जो बचा NaA रिएक्शन के बाद
806 बचा, और बेटा यहाँ पर HA बचा, और बताओ बेटा, और HCl और NaCl की तो बात आप करते नहीं हो, NaCl तो फालतू होता है, किसी काम का होता नहीं, न्यूट्रल रहते हैं। तो अब ये जो देख रहे हो आप दो चीजें बेटा क्या है, अरे भाई साहब ये यहाँ पर नजर डालें, और जरा आप यहाँ पर नजर डालें जनाब, क्या ये वीक एसिड है, अरे भाई साहब, और क्या है यहाँ पर इसी का कॉन्जुगेट बेस A माइनस है क्या? सो वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या बनाता है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाता है। बताओ जनाब क्या बफर बन गया क्या? अरे बताओ जनाब क्या बफर बन गया क्या? एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के तरीके से, थोड़ा टाइम लग रहा है, लगने देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको तगड़े से। और देखो कि क्या मजे एडवांस में, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को कितना घुसाया जाता है उसमें। तो अगर ये बफर बन गया तो कौन सा बफर बन गया? एबीएस बन गया, और अगर एबीएस बन गया तो बेटा इसका फॉर्मूला, अब देखो इसका भी मिलीमोल, अच्छा जो लॉग में जो आप कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लिखते हो, मिलीमोल का रेशियो भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम टर्म तो कैंसिल हो जाता है। यहां पर चूंकि एबीएस है तो पीएच का फॉर्मूला आप क्या यूज करने वाले हो? पीके प्लस लॉग, सीधे मिलीमोल लिख लो, मिलीमोल ऑफ क्या? कॉन्जुगेट बेस A माइनस डिवाइडेड बाय मिलीमोल ऑफ, ओहो गजब भाई गजब, आपका वीक एसिड, एंड दैट वीक एसिड इज व्हाट? ये देखो आपका HA, ये लीजिए, और दोनों के मिलीमोल आपको पता है बराबर हैं, बराबर है जनाब, बराबर है दोनों के मिलीमोल। और इस सॉल्यूशन का पीएच भी दिया 4.92, ओहो 4.92, तो बेटा ये तो उड़ गया, तो यहां से बताओ बेटा सीधे सीधे ये पीके का वैल्यू आ गया, तो यहां से आपको जो पीके मिल गया, किसका? पीके, एसिड का, यही तो एसिड है, सो पीके ऑफ एसिड मिल गया आपको कितना? 4.92। यही तो मैंने समझाया है आपको, यही तो मैंने समझाया आपको, जरा देखिए पीएच दिया था 4.92, पीएच इक्वल होता है पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस बाई HA, तो उसको मिलीमोल के फॉर्म में आप लिख सकते हो, बोला बेटा लिख सकते हो कि लिख सकते हो। अब ये भी 1.806 है, ये भी 1.806, तो उड़ गया, तो यहाँ से PKHA 4.92 आ गया। चलिए सेकेंड स्टेप कंप्लीट, यानी यहाँ से जो एसिड था उसका पीके पता चल गया बेटा हमें। अच्छा पीके पता चल गया तो हमें के भी पता चल जाएगा, अगर हमें पीके पता चल गया है तो उससे हमें के भी पता चल जाएगा। जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पर HA है ना, अगर पड़ेगी तो यूज करेंगे, बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे। तो क्या थर्ड स्टेप में चलें? तो अल्टीमेटली अभी तक हमें यहां पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो क्या मिली कि जो एसिड बेस थे उसमें जो एसिड था HA था उसका हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के या पीके पता चल चुका है, मे भी कि हम उसका आगे यूज करें, मे भी कि हम उसका आगे यूज करें। तो अब नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूं बेटा, और आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होने वाला है। जरा देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 10 ml 0.1 m NaOH एंड 10 ml 0.1 m HA। आप जरा देखिए, गौर फरमाइएगा, देखिए हम वापस चल रहे हैं बेटा, आराम से देखो, बहुत मजा आनी चाहिए। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ, है ना, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड मिक्सिंग दिस NaOH एंड HA। अभी इसके पहले यहां से यहां तक हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि हमें pKa मिल गया HA का, और वो कितना मिल गया? 4.92 मिल गया। और हमें इस एसिड का कंसंट्रेशन HA का अगर जरूरत पड़ी यहां पर कितना था, तो वो हम खैर एनीवे हमारा जो है, अब हमें सॉल्व यहां से यहां तक करना, कुछ नहीं, ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस का सिंपल रिएक्शन लिखेंगे और आगे देखेंगे क्या होता है। देखो यही तो बेटा, देखो इस वाले से हमें और एक इन्फॉर्मेशन क्या मिली, इस वाले से हमें और एक क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर जो HA बनेगा, ये जो HA बनेगा इसका पीके पता चल गया, दैट इज 4 पॉइंट कितना बेटे, 4 पॉइंट कितना था इसका, जो भी 4.92 जो भी है ना, देख लेना, चेक कर लेना, 4.92 के आसपास ये है। अब आपको थर्ड स्टेप में चलना है, चलिए देखिए चलते हैं थर्ड स्टेप में। चलिए देखो यही क्वेश्चन था, देखो व्हाट विल बी पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 10 ml 0.1 m 10 ml 0.1 m HA। तो बेटा बताओ, मोलैरिटी है वॉल्यूम ml में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, NaOH का मिलीमोल आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई किया है 1। अब एसिड बेस है तो आपस में ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का रिएक्शन होगा एसिड बेस का, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, बराबर है भाई, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 1 है, यानी बोथ आर लिमिटिंग, तो ये 1 है तो ये भी 1 खत्म, ये 1 है तो ये भी 1 खत्म, और यहां पर ये 1 बन जाएगा, तो बेटा ये हो गया 0, ये हो गया 0, और यहां पर Na बन गया, ओहो यहां पर Na बन गया, कितना आ गया 1 मिलीमोल। सो अब देखो जरा सा, अब देखो जरा ध्यान से बेटा, तो यहां पर सो ओनली 1 मिलीमोल ऑफ Na बोल दो या A माइनस, दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि ये 1 है ये भी 1 है, और A माइनस इज लेफ्ट विथ वाटर। तो अब ये बना, और साथ में बेटे इसके साथ क्या है, यहां पर पानी है, तो ये सॉल्ट है और ये पानी है। सॉल्ट जब पानी के साथ होता है
सॉल्ट जब पानी के साथ होता है तो क्या यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है? लो भाई जनाब, अरे भाई साहब, तो क्या यहाँ पर, तो देखो नॉर्मल एसिड बेस, फिर बफर, है ना, उसके बाद अब जरा देखो फिर एसिड बेस, फिर एसिड बेस, फिर अब देखो क्या होने वाला है, तो Na ही तो बच रहा है ना बेटा, और Na में जो Na है वो स्पेक्टेटर आयन है, तो बचा क्या? A माइनस, यानी A माइनस। अब बेटा इसका 1 मिलीमोल है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम बेटा क्या 20 ml है? तो मोलैरिटी अगर हम इसका निकालें तो मोलैरिटी बेटा क्या होगा? मिलीमोल। जैसे मोलैरिटी ऑफ A माइनस निकालना है तो मिलीमोल ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल इन मिलीलीटर। तो मिलीमोल कितना है? 1 है, और टोटल वॉल्यूम 20 है, तो 1/20 आ जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज 1/20 मिलीमोल बाय मिलीलीटर, और दैट बिकम्स मोल पर लीटर, यानी हमें यहाँ से A माइनस का। अब A माइनस भाई Na आपके पास अगर है बेटा, तो हाइड्रोलाइसिस आप किसका कराते थे? स्पेक्टेटर को काट देते थे, तो जो बचता था उसी का तो आप कराते थे हाइड्रोलाइसिस। सो नाउ राइट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस A माइनस। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। बात समझे? तो कॉन्सेंट्रेशन पता चल चुका है आपको, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना एकदम बेटा मजेदार क्वेश्चन, सच्ची बताना, है ना एकदम मस्त और मजेदार जबरदस्त गर्दा क्वेश्चन। चलिए देखिए ध्यान से। सो ओनली 1 मिलीमोल ऑफ NaOH A माइनस इज लेफ्ट विथ वाटर, सो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ A माइनस अकर्स। A माइनस का 1/20 मोल पर लीटर आ गया। ये A माइनस है, ये HOH है, ये HA है, और ये OH माइनस है। चलिए अब सिंपल रिएक्शन आपको पता है, A माइनस H प्लस इसके पास जाएगा, HA बना देगा, यहाँ पर OH माइनस बच जाएगा। बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात है। इसका KH जो होता है KW, और यहाँ पर जो बनता है नीचे वो आता है, तो KH बाई KA आएगा। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1/20, 1/20 पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस आप करा रहे हो, तो बेटा मान लो यहां से x निकला, तो ये x बनेगा और ये x बनेगा। फिर आप KH का फॉर्मूला लिख लो, क्या लिखोगे? KH इक्वल्स टू KW बाई KA है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस, यानी x इनटू x, ये देखिए, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, एंड दैट इज 1/20 माइनस x। देखो ये आ गया, ये आ गया। अब यहां से आप क्या करो, आपका KW पता है 10 टू द पावर -14, और pK आप निकाल चुके हो 4.92, तो आपको KW पता है 10 टू द पावर -14, pK पता है, तो यहां से Ka आ जाएगा, तो Ka पता हो गया आपको, pK KW पता है, Ka पता है, यहां से x आ जाएगा, x पुट करो यहां पर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा तो बेटा आपको POH आ जाएगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और एक बार POH आ गया तो pH आपका आ जाएगा 14 माइनस POH, और आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर क्या करो वो भी सुनो बेटा। ये सॉल्ट क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसका फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, POH का 1/2 pKw माइनस pK माइनस log C। C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? दिस आयन दैट अंडरगोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था आपसे, तो pKw बेटा यहां पर पता है आपको, pKa पता है, C का वैल्यू आपका कितना है? 1/20 है, 1/20 है। pKa आपका 4.92 है, pKw आपका 14 है, यहां पुट करो, POH निकालो, 14 में माइनस करो, pH निकालो। देखिए, तो अब देखो यहाँ पर बेटा सीधे सीधे POH इक्वल्स 1/2, ये 14 है, ये 4.92 है, और log 1/20 है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, और log 20 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.3 है, तो यहाँ से बेटा POH आपका 5.19 आ जाएगा, 14 में माइनस करोगे pH आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। आप बताओ बेटे, इतना गर्दा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं, मजा आया कि नहीं आया? नॉर्मल एसिड बेस का रिएक्शन, फिर बफर सोल्यूशन, फिर नॉर्मल एसिड बेस का रिएक्शन, फिर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद pH निकाला हम लोगों ने। ये था गर्दा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके सामने। आई होप बेटा कि आप पूरा का पूरा प्रॉपर समझ गए होंगे। बढ़िया तरीके से देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने फुल टू आपको माइंड में इसका मैप भी सेट करा है कि भाई पहले स्टेप में क्या हो सकता है, फिर आगे स्टेप में क्या हो सकता है, फिर आगे स्टेप में क्या हो सकता है, और आई होप कि आप पूरा हाँ, अभी कैलकुलेशन वगैरह में बेटा कुछ जो वैल्यूज है अगर आगे पीछे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना, इसका टेंशन मत लेना, बट कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना आप, तो वो चीज आ गई। अब इसी तरह का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने और रखना चाहता हूं मैं। देखिए अब जरा सा, और इसमें भी हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से देखेंगे, बढ़िया मस्त तरीके से इसका भी मैप बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका बेटा क्या, तो क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से रीड करो, उसकी क्वेश्चन की भावनाओं को समझो कि कहना क्या चाह रहा है, और कौन से डेटा से क्या निकलवाना चाह रहा है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में उसने डेटा का यूज करके pKa निकलवा लिया, और देखो लास्ट में pKa यूज हो गया कि नहीं हो गया उस एसिड का। तो कैसे भी करके, अब देखो बताओ, कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आके घुस गया। अरे भाई एडवांस में बेटा जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे, जब अगर अच्छे से पढ़ रखे तो वही सारे कॉन्सेप्ट तो यूज होने हैं ना बेटे। हाँ, अब बस कि वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत तगड़े से आने चाहिए, और अगर नहीं आते तो वो मैं सिखा रहा हूं, टेंशन किस बात की है।
चलिए अब ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, ध्यान से देखो और बढ़िया से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। वीक बेस BOH इज टाइट्रेटेड, एक बार आप रीड कर लो बेटा अच्छे से। वीक बेस BOH इज टाइट्रेटेड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। पॉज करके आप एक बार इसको ट्राई कर लो और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एंटीलॉग वगैरह भी कुछ देखो दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो मैं इसको बनाता हूँ थोड़ा सा डायग्राम, डब्बा डायग्राम से शुरुआत करते हैं बेटे इसकी। तो हमारे पास वीक बेस है BOH टाइट्रेटेड विथ HCl, HCl यहाँ पे डाला जा रहा है, ये आपका वीक बेस है। द pH एट 1/4 ऑफ इक्विवेलेंस इज 9.24। मतलब जो एसिड आप डाल रहे हो, एसिड जो आप डाल रहे हो, लेट इट्स इनिशियल, कुछ इसका मिलीमोल ले लेते हैं, लेट इसका जो इनिशियल मिलीमोल है C मिलीमोल है, मिलीमोल लेके चलते हैं, है ना। और जब आप HCl डाल रहे हो तो इसका कितना पार्ट बेटा न्यूट्रलाइज हो जा रहा है? 1/4, यानी C/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो जा रहा है इसका HCl डालने से, यानी कि कुछ बच भी जाएगा। यानी यहां पर जो HCl है वो सफिशिएंट अमाउंट में आप नहीं डाल रहे हो, क्योंकि अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में डालते तो ये बेस भी खत्म हो जाता है, एसिड भी खत्म हो जाता है, समझना बात को। इसका मतलब कि HCl यहां पर खत्म हो जाएगा, पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, और ये इसको कितना न्यूट्रलाइज कर देगा? 1/4 न्यूट्रलाइज कर देगा, तो HCl तो पूरा निपट जाएगा। चलिए ओके, C/4 न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, और उस टाइम पे जो pH आपका है दैट इज 9.24। इतनी बात समझ में आती है क्या बेटे? अब इसके बाद क्या होगा कि अब जो भी सोल्यूशन बनेगा वहां पर, जो भी रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा, जो भी आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा, समझ लो पहले रिजल्टिंग सोल्यूशन NS लिख दे रहे हैं, जो भी यहाँ पर रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा, लाइक BOH और HCl का रिएक्शन बेटे अगर आप करा रहे हो तो आपका BCl बनेगा प्लस पानी बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। अब यहां पर HCl तो खत्म हो जा रहा है, आप साफ साफ देख रहे हो। तो अब यहां पर BOH है और BCl है, क्या है क्या नहीं वो हम आपको देखना होगा कि यहां पर जो भी रिजल्टिंग सोल्यूशन है अब उसमें क्या डाला जा रहा है ना। आप मैप समझो, बाकी तो अब डिटेल में भी समझेंगे। इनफ स्ट्रॉन्ग बेस, इनफ स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कि जितना भी इसके अंदर ये बेस जो आप NaOH डाल रहे हो उसका कितना मिली इक्विवेलेंट डाल रहे हो बेटा? 6 मिली इक्विवेलेंट डाल रहे हो। मतलब ये इतना इनफ डाल रहे हो कि इसके अंदर ये जिसके साथ भी यहां पर अंदर रिएक्ट करेगा ये उसको भी खत्म कर देगा और खुद भी खत्म हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यहां पर ये है स्ट्रॉन्ग इन बेस, enough strong base is now added 6 milli equivalent to completely convert the salt जो salt है, यानी इसका मतलब यहां पर salt के साथ रिएक्शन हो रही है, BCl के साथ रिएक्शन हो रही है, BCl के साथ रिएक्शन हो रही है, और टोटल वॉल्यूम यहां पर इसका दिया है कितना? 50 ml, 50 ml। फाइंड द pH एट दिस पॉइंट, आपको यहां पर बताना है कि pH क्या होगा। बोलो बेटे एक बार फिर से समझ लो, और तब आगे बढ़ेंगे, कूदेंगे मैदान में, एकदम जंप मारेंगे सीधे और खटाक से सब निपटा के आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपके पास देखो BOH था, वीक बेस था, HCl डाला आपने, और इनके कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डाला आपने, और 1/4 ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब इसका 1/4 ही न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब ये बच जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपने कम डाला था ना बेटा, तभी तो ये बच रहा है, और ये कम डाला था बस ये लिमिटिंग हो गया, यानी HCl तो पूरा निपट जाएगा और ये बच जाएगा। अब यहां से सॉल्ट बचेगा, अब सॉल्ट जो बचा उसको कंप्लीट, इसको और इसको कंप्लीट खत्म करने के लिए आप NaOH का 6 मिली इक्विवेलेंट डाल रहे हो, जिससे कि पूरा खत्म हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम 50 ml है। तो बेटा बताना है कि सोल्यूशन का pH कितना होगा। कहानी क्लियर? चलो तो क्या पहले हम इस वाले पार्ट को लेके चलें, BOH और HCl का, है ना, लेके चल रहा हूं। देखिए आगे सोल्यूशन मैप आपके सामने रख दिया हूं, अब जरा देखिए। BOH था, HCl था, लेट इसके C मिलीमोल है, मिलीमोल्स ऑफ BOH C, तो लेट इसके C मिलीमोल है, एकदम प्रॉपर तरीके से समझे। HCl चूंकि लिमिटिंग है तो कितना लिया हमको पता है कि बाद में 0 हो जाना है, बट इतना हमें पता है कि इसको 1/4 न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो बेटा C था तो इसको न्यूट्रलाइज C/4 कर देगा ना, 1/4, तो ये कितना बच जाएगा? 3C/4 बन जाएगा, राइट। अब ये BCl पहले कितना था? 0 था। अब ये अगर C/4 ये खत्म हो रहा है तो ये C/4 बनेगा, क्योंकि 1/1 कोफिशिएंट है इसके, तो BCl C/4 बन गया। अब गौर फरमाना जरा सा, जब ये ऐसा बन जा रहा है बेटे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये जो आपका है वीक बेस है, पहले बोला गया जिसका मिलीमोल 3C/4 है, और यहां पर जो बना वो BCl बना, और BCl से क्या बेटा आपको B+ मिल रहा है। ओहो, तो B+ है और ये बेटा BOH है। अगर आप BOH से याद करो, OH- हटा दो, किसी भी बेस से अगर आप OH- हटा दो तो बेटा बताओ ये वीक बेस है, और OH- हटाने से क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो इसका मतलब ये वीक बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अरे भाई साहब बेसिक बफर बन गया। ओहो,
ओहो, बेसिक बफर बन गया, बेसिक बफर बन गया, ये क्या हो गया भाई? पीएच सोल्यूशन का 9.24 दिया हुआ था, तो बेटा पीएच प्लस पीएच 14 होता है, तो यहां से पीओएच आपका 4.76 आ जाएगा। लॉग 3 का वैल्यू ये पता है आपको, चलो देखते हैं हम यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आती है बेटे? इसका मतलब अब जो सोल्यूशन आपके पास है उसमें क्या क्या है? अब जो सोल्यूशन आपके पास है उसमें क्या क्या है? बीओएच जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 3C/4 मिलीमोल है ये। और बेटा जो बी प्लस है आपका कॉन्जुगेट एसिड जो इसका है, ये आपका वीक बेस है, राइट बेटे, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, और वो कितना है देखो? C/4 भाई BCl है ना बेटा, B प्लस और Cl माइनस, तो कोफिशिएंट 1 है इसके, तो जितना BCl होगा उतना B प्लस होगा, उतना ही Cl माइनस होगा, तो ये C/4 है, तो B प्लस भी C/4 हो गया, तो ये आपका C/4 है, मिलीमोल है बेटे ये। अब बेटा बताओ, तो मिलीमोल का रेशियो ले लो चाहे कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लो, बात तो वही है। तो पीओएच, अब चूंकि बेसिक बफर है तो पीओएच इक्वल टू क्या होता है? कहानी समझ रहे हो ना बेटे? पीकेबी प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस, तो पीओएच आपका 4.76 आया यहां से, और बेटा C/4/3C/4 ये log 1/3 हो जाएगा यहां से, तो ये ऊपर जाएगा तो पीकेबी माइनस log 3 हो जाएगा। log 3 का वैल्यू 0.477 लिया गया यहां पर, इसको इधर ले जाओ बेटा तो पीकेबी आपका 5.23 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब यहां से बेस का जो बेस आपके पास है, यहां पर जो आपके पास बेस बीओएच है जनाब, बीओएच, उसका आपको पीकेबी पता चल गया कितना? 5.23। और अगर पीकेबी पता चल गया है तो बेटा इसका केबी भी हमें पता चल सकता है। अच्छा कैसे? पीकेबी बेटा होता क्या है? माइनस लॉग केबी, और ये कितना दिया है? 5.23। समझना जरा, यहीं से समझना थोड़ी सी बात को, सब कोशिश करोगे बेटा समझने की यहाँ पे। तो यहां से जो लॉग केबी आएगा वो -5.23 आ जाएगा, यानी हमें अगर इसका एंटी लॉग ले ले तो केबी आ जाएगा। तो केबी कुछ तो क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ -5.23। जरा क्वेश्चन पे जाओ वापस, एंटी लॉग ऑफ -5.23। अरे भाई साहब 6 × 10⁻⁶, गजब है भाई, गजब है भाई, गजब। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आ जाएगा बेटे, इसका जो केबी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, दैट विल बी 6, सीधे सीधे दिया हुआ है, × 10⁻⁶। ये लीजिए जनाब, केबी आ गया, केबी आ गया, पीकेबी पता था और एंटी लॉग का वैल्यू भी दिया था, यहाँ से केबी आ गया। अब बताओ बेटे, कहानी क्लियर है ना एकदम अच्छे से? तो यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये रिएक्शन हुआ, यहाँ पर बेस जो था 3C/4 था, इसका कॉन्जुगेट जो एसिड था वो C/4 था, और यहाँ से आपने इसका पीकेबी निकाल लिया किसका? बेस का। चलो आगे दिखाते हैं आपको, कवर नहीं है। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। अब क्या किया जा रहा है? अब ध्यान से देख लो बेटे, सोल्यूशन में क्या क्या था? देखो BOH कितना था? 3C/4, और BCl था C/4। देख लो जरा सा, अभी देखो, अभी देख लो, गड़बड़ नहीं करना। BOH था 3C/4 और B प्लस था C/4, और कोई अब ये देखो रिएक्शन होने के बाद ही तो ये दोनों बचे हैं ना बेटे, तो ये फाइनली रिजल्टिंग सोल्यूशन में यही तो है ना, और ये बेसिक बफर है, तो यहां से आपने क्या निकाल लिया? केबी निकाल लिया। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, जो भी कार्यक्रम करेंगे इसके ऊपर ही करेंगे, तो वो चीज देखो यहां पर। तो BOH आपका यहां पर देखो 3C/4 है और BCl C/4 है। आप देखो सुनो, नाउ आफ्टर एडिंग HCl 6 मिलीक्यूलेंट ऑफ NaOH इज एडेड। समझ रहे हो? तो पहले हमने क्या किया था? यहां पर HCl डाला था, देखो पहले हमने यहां पर क्या डाला था? देखो HCl डाला था, HCl डाल दिया था, आपका बेसिक बफर बन गया, पीकेबी निकाल लिया। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, चलो HCl वाला काम हो गया, देखो ये इसका काम निपट गया। अच्छा बताओ बेटा, यहां से यहां तक से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? कि अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, तो यहां से यहां तक की बात करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हुई। क्या बात हुई? कि यहां से हमें जो BOH है इसका केबी पता चल गया, एंड दैट इज 6 × 10⁻⁶ केबी ऑफ व्हाट? BOH। अब इसके बाद जो भी रिजल्टिंग सोल्यूशन था उसमें क्या था बेटा? BOH था 3C/4 जो बच गया था, और जो BCl सॉल्ट C/4 बन गया था वो सोल्यूशन है। आप उसमें आप NaOH डाल रहे हो 6 मिलीग्राम, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 50 ml। तो अब जरा गौर फरमाएं, देखिए, तो देखो वही चीज है। आफ्टर एडिंग HCl डाल के आपने काम कर लिया, जो भी कार्यक्रम आपको करना था कर लिया। 6 मिलीग्राम ऑफ NaOH इज एडेड फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सॉल्ट BCl पूरा निपट रहा है यहाँ पे, साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है। तो बेटा बताओ, अगर आप ये NaOH है, अच्छा बेटा एक चीज और समझाओ, यहाँ पर एक बात और समझो, ये तो बेस है बेटे, और ये है आपका बेस, तो ये भी बेस है, और बेटा ये भी बेस है। तो अभी सी बात है कि इन दोनों का रिएक्शन तो आपस में होगा नहीं, तो रिएक्शन तो इन्हीं दोनों का होने वाला है, इसका और इसका, और ये भी पूरा खत्म हो जाएगा और ये भी पूरा खत्म हो जाएगा।
और BOH यहां पर ऑलरेडी 3C/4 है पहले से। अब कर लो रिएक्शन और बेटा पहुंच जाओ आगे और देखो कितना गर्दा तरीके से काम होने वाला है। तो देखो बेटा BCl का NaOH के साथ रिएक्शन, अब NaOH BCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसका कितना है बेटा बताओ, C/4। BCl कितना है देखो, C/4 है और ये 6 मिली इक्विवेलेंट है। चूंकि किसने कहा कि BCl को पूरा खत्म कर रहा है, यानी जितने इक्विवेलेंट NaOH का यूज होगा उतना ही इक्विवेलेंट यहां पर BCl, यानी ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब अगर ये भी पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म। अब अगर बेटा ये C/4 खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये भी C/4। अच्छा BOH पहले से 3C/4 था, BOH पहले से 3C/4 था। अब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब अगर ये C/4 खत्म हो रहा है बेटा तो देखो ये 1 है तो ये 1 है। अगर ये C/4 खत्म हो रहा है तो ये C/4 बनेगा और 3C/4 पहले से था। ये देखिए जनाब बहुत गर्दा क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं बेटा ये है एडवांस का प्रिपरेशन भाई। तो ये 3C/4 यानी C/4 प्लस 3C/4 ये टोटल ये हो गया। इनको सिंप्लीफाई किया तो देखो 4C/4 यानी C आ गया। ओहो C आ गया। अब हम यहां से C निकाल लेंगे। जो कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं आपको, देखिए कैसे। तो बेटा बताओ टोटल वॉल्यूम 50 ml दिया हुआ है। अब चूंकि इन दोनों का रिएक्शन आपस में हो रहा है तो बेटा दोनों के मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। तो इसका तो मिली इक्विवेलेंट सीधे सीधे NaOH का 6 दिया हुआ है। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ BCl यूज्ड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यूज्ड। तो NaOH देखो पूरा पूरा खत्म हो रहा है ना, तभी तो जीरो हुआ ना। तो बेटा इसका मिली इक्विवेलेंट 6 दिया हुआ है और इसका BCl का आपको मिलीमोल C/4 दिया हुआ है। तो मिलीमोल को अगर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो मिली इक्विवेलेंट आ जाता है। तो बेटा यहाँ जो सॉल्ट है B+Cl- इसका जो है ना टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज लेते हैं ना तो 1 ही तो है ना, जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो मिलीमोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो बेटा इसका मिलीमोल कितना है C/4। तो C/4 मिलीमोल इंटू इट्स वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 6 है। तो यहाँ से C 24 मिलीमोल आ गया। ओहो गजब भाई गजब। यानी C का वैल्यू यहाँ पर 24 मिलीमोल आ गया जनाब। C का वैल्यू यहाँ पर 24 मिलीमोल आ गया जनाब। और C का वैल्यू किसका वैल्यू है बेटे, C मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन किसका, BOH का। देखो यही तो C आया, ये पूरा पूरा BOH। देखिए ये जो BOH है तो यही तो C आया। अब बताओ बेटा सोल्यूशन में क्या बच रहा है। क्या ये BCl निपट चुका है, यस। क्या NaOH निपट चुका है, यस। NaCl की बात हम करेंगे नहीं। तो अब हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें क्या ये बेस ही बचा है, क्या कुछ और बचा है क्या। देखो पूरा रिएक्शन आपके सामने है और वो कितना बचा है, C बचा है। और C का वैल्यू आप 24 मिलीमोल निकाल चुके हो और वॉल्यूम टोटल इसका कितना दिया, 50 ml दिया है। तो बेटा बताओ मिलीमोल को अगर मिलीलीटर से डिवाइड करते हैं तो क्या कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ जाएगा। मिलीमोल 24 है तो बताओ मोलैरिटी मोल पर लीटर निकालना, तो मिलीमोल को अगर ml से डिवाइड कर दो तो मोलैरिटी आ जाएगा। सो मिलीमोल इसका 24 है, वॉल्यूम 50 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.48 आ जाएगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH जो ये बचा हुआ है, सिर्फ यही बचा हुआ है, कुछ और नहीं बचा हुआ, कहानी खत्म है इसका। 0.48 आ चुका है, 0.48 आ चुका है और कहानी खत्म। अब जरा देखो तो आपके पास जो बेस का कॉन्सेंट्रेशन आ चुका है बेटा वो 0.48 आ चुका है। आपके पास बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन बेटे आ चुका है वो 0.48 आ चुका है। और अभी ध्यान दो इस बेस का आप KB ऑलरेडी निकाल चुके हो 6 × 10⁻⁻6 बेटे। ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करके आप देखो यहां से ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो बेटे, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, देखो यहां से। तो भैया अब फाइनली आपके पास जो सोल्यूशन बच रहा है बेटा उस सोल्यूशन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, हम क्या बोले आपको, हम क्या बताएं, अब क्या बोले हम आपसे है ना। अल्टीमेट चीज दे रहा हूं बेटे, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। अब आप देख लो बेटे है ना, समझ लो बातों को कि क्या चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं। तो बेटा ये 0.48 था, अब डिसोशिएट होगा तो B+ होगा, OH- होगा। अब ये यहाँ से X निकला तो ये X बन जाएगा, X बन जाएगा। तो यहाँ से अब चूंकि बेस है बेटा तो बेस के लिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट KB होता है। तो इसका आप KB का फॉर्मूला लिखोगे, कॉन्स्टेंट ऑफ दिस इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट ऑफ दिस। तो X इंटू X डिवाइडेड बाय इसका कॉन्स्टेंट 0.48 - x, x² 0.48 - x। अब आप यहाँ पे नेग्लेक्शन थ्योरी लगा सकते हो। क्या था कि हम वो क्या करते हैं, KB और जो यहाँ पर वैल्यू होता है इनका रेशियो निकालते हैं। सो KB बाय 0.48, तो KB आपका 6 × 10⁻⁶ है बाय 0.48, इसको निकालोगे तो आएगा 12.5 × 10⁻⁶। अगर ये वैल्यू 64 × 10⁻⁴ से कम आ जाता है, लेस और इक्वल आ जाता है, तो हम यहां पर जो x होता है उसको 0.48 के रिस्पेक्ट में या यहां पर जो भी होता है उसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा देखो 12.5 × 10⁻⁶ आ रहा है, जो कि बताओ 64 × 10⁻⁴ से कम है कि नहीं कम है बेटे। सो दिस x कैन बी नेग्लेक्टेड। तो देखो सो x कैन बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्शन थ्योरी होता है बेटे, है ना, जो कि हम लोग आईएनयू के बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ से KB को कितना आ गया बेटे, x² 0.48 - x, दिस x इज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ से बेटा बताओ है ना ये, और इस KB का वैल्यू 6 × 10⁻⁶ दिया हुआ है। तो यहाँ से बेटा x आ जाएगा क्या, देखो √0.48 × 6
इंटू 10⁻⁻6, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जो x आया बेटा वही तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है ना, देखो, यानी कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ गया, ये कुछ इतना आ गया। अब आप इसको POH के फॉर्मूले में डाल दो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बेटे आपके सामने ये है, POH का फॉर्मूला है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, OH माइनस का वैल्यू आप यहाँ पर ये डालोगे, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 6 माइनस लॉग 2.88 आएगा। लॉग 2.88 का वैल्यू अगर आप देखो अप्रोक्सीमेशन भी आप लॉग 3 के आसपास 2.47 होता कि नहीं होता, तो लॉग 2.88 का थोड़ा सा उससे कम आएगा, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हो। देखो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2.77 आएगा, POH आ गया 2.77, तो बेटा pH क्या होगा 14 माइनस POH, 14 माइनस 2.77, दैट विल बी 11.2 एंड दिस विल बी द आंसर, एंड दिस विल बी द आंसर। इससे गर्दा क्वेश्चन आयोनिक में और क्या बताएं आपको, बफर कैपेसिटी का वो ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको पैराबोला वाला बताया, खुद फ्रेम करके आपको समझाया कि देखो कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप नहीं कर पाते बेटा। ये जो कलेक्शन में बेटा आपको दे रहा हूं, ये यहां से एक तो सुपर क्लियरिटी कॉन्सेप्ट की आएगी, और प्लस आप देख सकते हो कि क्या वेरिएशंस हो सकते हैं बेटा, कितने कितने कॉन्सेप्ट को हमने घुसाया है यहां पे, तो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है और आपके सामने रखा है बेटे, है ना। और वो भी ऐसे नहीं कि केवल क्वेश्चन रखा और सॉल्व करना शुरू कर दिया, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट लगाया। अब बताओ बेटा, जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं कहीं से भी, जो भी मैं अभी जो वैलिएंट में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताता हूं, क्या उन कॉन्सेप्ट से कहीं से भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी अलग है, सारा कॉन्सेप्ट प्रॉपरली वही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इतना समझ लोगे बेटा तो आप सोचो ना कि कितना गर्दा तरीके से आप आगे काम कर सकते हो, कितना गर्दे तरीके से और कितना मस्त तरीके से आप आगे काम कर सकते हो। तो बेटा ये मेहनत तो मैं कर रहा हूँ बेटा, अब बारी आपकी है कि आप इस मेहनत का फल मुझे कितना देते हो। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। फिर से मैं बोलूंगा डेटा आप थोड़ा चेक कर लेना, डेटा कैलकुलेशन में ऊपर आगे पीछे हो सकता है बेटा, उसके लिए फिर आप कमेंट मत करना कि सर ये ऐसा है ना, वो आप समझ लेना कि कैसा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है बेटा कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस क्लास में बेटे। तो चलिए आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, और मुझे तो बहुत मजा आया, आपको कितना मजा आया ये तो आप जब कमेंट सेक्शन में लिखोगे तभी मुझे पता चलेगा, इसलिए कमेंट जरूर करें, और बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको पसंद अगर आता है तो लाइक जरूर करें, और बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को बताएं, ठीक है बेटे। तो आज की क्लास में इतना ही बेटे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, और मैं आपके साथ लगा हूँ, और अभी आगे और भी मस्त मस्त सेशन अभी आते चले जाएंगे। तो आपने आज देखा कि हमने क्या बफर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर कैपेसिटी, नॉर्मल एसिड बेस का जो कॉम्बिनेशन हो सकता था वो कितना बेस्ट तरीके से आपके सामने पेश किया, और बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, ये मुझे उम्मीद है बेटे। तो चलिए आज इतनी रखते हैं बेटे, व्हाई नॉट डी।